नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की जब से सीटें कम हुई हैं लोकसभा में, जब से मोदी जी 240 पर अटक गए, तब से बीजेपी पर राहुल गांधी का ऐसा भूत सवार हुआ है कि अगर राहुल कुछ अच्छा काम भी करें तो बीजेपी को मिर्ची लगती है। अब ये नया मामला देखिए, महाराष्ट्र का मामला है, अच्छा मामला है। अब ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में पुणे के पास तीर्थ यात्रा के दृश्य हैं। और ये तीर्थ यात्रा सदियों से हो रही है। और तीर्थ यात्री पैदल चलते हैं, 21 दिन तक पैदल चलते हैं और फिर भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। भगवान विट्ठल जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसी यात्रा में, इसी पावन यात्रा में, तीर्थ यात्रा में राहुल गांधी भी जा रहे हैं इसी हफ्ते शामिल होने के लिए। अब देखा जाए तो बीजेपी को राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए, लेकिन जमीनी सच यह है कि राहुल गांधी पर बीजेपी बिलबिलाई है, तमतमाई है। और हर तरफ से, बल्कि मैं यूं कहूं चारों तरफ से राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं, हमले बोले जा रहे हैं। राहुल गांधीला वारीत यायचं निमंत्रण द्यायचा अधिकार मौलाना शरद पवारांना कोणी दिला? अब ये जो साहब हैं, इनका नाम है आचार्य तुषार भोसले, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। सबसे ज़्यादा शोर यही मचा रहे हैं और लोग कहते हैं कि मोदी जी के बड़े करीबी हैं। जी हाँ, भोसले साहब मोदी जी के बड़े करीबी हैं। अब इन नेताओं का, या आप यूँ कहें बीजेपी के नेताओं का कहना है कि साहब कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कह रहे थे कि हिंसा करते हैं, और अब वो भगवान विट्ठल के दर्शन करने जा रहे हैं। अब वो तीर्थ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इस तीर्थ यात्रा में राहुल गांधी अकेले नहीं जा रहे हैं, शरद पवार भी जाएंगे। इस तीर्थ यात्रा में उद्धव ठाकरे भी जाएंगे। इस तीर्थ यात्रा में महाविकास अघाड़ी यानी जो अपोजिशन पार्टी है, इंडिया अलायंस कह लीजिए आप महाराष्ट्र की, उसके कई नेता जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि साहब चुनाव का जो माहौल है कहीं ना कहीं गर्म किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, सच्चाई क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी के तीर्थ यात्रा जाने से बीजेपी को ऐतराज है, या फिर ये जो ऐतराज है ये ऐतराज नहीं है, बीजेपी का डर है? और डर इसलिए है क्योंकि वाकई 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं और इस चुनाव में बीजेपी की पोजीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। यहाँ जो एनडीए है, जो मोदी जी की एनडीए है महाराष्ट्र में, जिसमें बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, एकनाथ शिंदे हैं उसमें मुख्यमंत्री, उसमें अजीत पवार हैं, शरद पवार के भतीजे, 2 बागी नेता, एक एनसीपी का बागी नेता, एक शिवसेना का बागी नेता, और इनके बीच में फंसे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। ये जो तीनों विभूतियां हैं, पोजीशन टाइट है, ये परेशान है। दरअसल इनको लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, पराजय का सामना ना करना पड़ जाए। अब वजह यह है कि लोकसभा में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। 48 में से कहाँ बात कर रहे थे 30 सीट लाने के, लेकिन 31 सीट शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस ले गई। तो सुपड़ा साफ होता हुआ दिखा बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में। जी, महीने भर पहले। अब ये जो बुरी हार हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी में बगावत है। बगावत एनसीपी में भी है, अजीत पवार के गुट में भी है। कई नेता शरद पवार के यहाँ जा रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे को छोड़कर हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं। तो पार्टियों में बगावत है, एनडीए की पार्टियों में बगावत है। दूसरी चीज़ जो एक बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री हैं, इनकी और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच में बनती नहीं, तलवारें खींची हुई हैं, जो एक बड़ा कारण है बीजेपी के हार का। क्यों बीजेपी को डर लग रहा है महाराष्ट्र में? क्योंकि कहीं ना कहीं दाल पतली है और हर मोर्चे पर नाकामी ही है बीजेपी के लिए। तो दोस्तों, एक तरफ बीजेपी की दाल पतली, हालत खराब है, चुनाव से डर लग रहा है, 3 महीने बाद ही चुनाव है, और उधर राहुल गांधी तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे, शरद पवार साथ में होंगे और कई नेता साथ में होंगे, पैदल चलेंगे। और जब भी राहुल गांधी तीर्थ यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, जब चलते हैं तो बीजेपी को थोड़ा सा
घबराहट होने लगती है। और ये जो घबराहट है उसका कारण ये है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्राएं हुई हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। बहरहाल जो भी वजह हो घबराहट की, नर्वसनेस की, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिगेस्ट क्वेश्चन वो ये है कि अगर महाराष्ट्र में वाकई बीजेपी हार गई, अगर महाराष्ट्र जैसा हाई जीडीपी स्टेट, इस देश का सबसे अमीर राज्य, अगर बीजेपी के हाथ से निकल गया 3 महीने बाद, तो फिर दिल्ली दरबार में क्या होगा, फिर मोदी जी का क्या होगा, शाह साहब का क्या होगा? क्या इनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है? उल्टी गिनती शुरू हो सकती, काउंटडाउन हो सकता है, महाराष्ट्र जैसे राज्य का निकलना। बहुत से सवाल हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख में। बात सिर्फ तीर्थ यात्रा की मैं नहीं कर रहा हूँ, बात सिर्फ राहुल से जो नर्वसनेस हो रही है बीजेपी को उसकी नहीं कर रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल जाएगा? और इतने बड़े सवाल के लिए मुझे लगता है कि पैनलिस्ट भी एक्सपर्ट होने चाहिए। 2 खास एक्सपर्ट हैं महाराष्ट्र के। सुधीर सिरवंशी हैं जो 30-32 वर्षों से महाराष्ट्र में, मुंबई में डटे हुए हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। और हमारे साथ महाराष्ट्र के एक और एक्सपर्ट, जाने पहचाने आप कह सकते हैं आपके, अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। दोनों को सुनिए और फिर एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा कि राहुल की तीर्थ यात्रा से बीजेपी वालों को मिर्ची क्यों लगी हुई है। टाइगर, तीर्थ यात्रा करना, इस यात्रा में मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं, सुधीर साहब भी जा सकते हैं, उसमें शरद पवार भी जा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी भी जा रहे हैं, तो इसमें तो सबको वेलकम ही करना चाहिए भाई। भगवान की यात्रा है, विट्ठल जी के जो है नतमस्तक होना है, उनको नमन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। और ये सैकड़ों सदियों से हो रहा है, तो उसमें राहुल गांधी जा रहे हैं, तो बीजेपी इतनी तिलमिलाई क्यों है? तिलमिलाहट क्यों, बेचैनी क्यों, मिर्चा क्यों लग गई साहब? मैं अशोक वानखेड़े में आज तक वारी में नहीं जा पाया, दुर्भाग्य मेरा। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या विट्ठल के प्रति मेरा समर्पण नहीं है? तो ये वारी में राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ, क्या हिंदुओं के खिलाफ? इस कुपढ़ ने वो भाषण सुना जिसमें एक कुपढ़ भाषण के बीच में खड़ा होकर बोलता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुओं का द्वेष करते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, ये शंकराचार्य ने भी एंडोर्स किया। उन्हें कहा, इन्होंने तो धर्म की सही परिभाषा की। उन्हें कहा हमारा धर्म अहिंसा पे अवलंबित है, सत्य की बात करता है, और तुम जो अपने आप को हिंदू कहते हो, तुम अहिंसक हो, हिंसक हो, और असत्य 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 बोलते हो। कहाँ के हिंदू हो तुम? ये सवाल उठाया तो आपने उनको हिंदू विरोधी बोल दिया। कुल मिला के इस बासी कड़ी में उबाल लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दीपक भाई, बीजेपी को हर वो कदम राहुल गांधी का तकलीफ देगा, क्योंकि राहुल गांधी की स्थिति अब बटुक जैसी हो गई है। एक वामन बटुक का भी अवतार था विष्णु का, उनने मांगा था तीन कदम धरती मांगी थी सिर्फ राजा को। 3 कदम में, 1 कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी, 1 कदम में आकाश व्याप्त कर दिया, और बोला तीसरा कदम कहां रखूं? राजा ने बोला मेरे सर पे, तो सर पे। तो राहुल गांधी का हर कदम इनको अब बटुक जैसा लग रहा है। उनको लग रहा है ऐसा कदम लगा कि हम 300 से 240 आ गए, और कहीं दबाएगा कि 140 पे पहुंच जाएंगे। ये राहुल गांधी के खिलाफ डर है, इसलिए वारी में जाने पे ऑब्जेक्शन है। राहुल वारी में किसको मना किया है? ओके, अरे ये पांडुरंग की वारी है, किसी का भाई का लाल इसमें परमिशन नहीं दे सकता, और परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, और कोई औकात नहीं रखता ये बोलने के लिए कि तुम इस वारी में नहीं जा सकते। ये ठेकेदार कहां से हो गए वारी के भाई? गॉट द पॉइंट। टाइगर, आप कह रहे हैं कि ये जो तीर्थ यात्रा है इसमें कोई भी अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें शामिल हो सकता है, और राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। आपने एक बड़ी बात कही कि बीजेपी दरअसल राहुल गांधी से डरी हुई है, और 3 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, उनको लगता है कि फिर से एक माहौल बनेगा, उद्धव ठाकरे होंगे, राहुल गांधी होंगे, शरद पवार होंगे, वैसे ही महाविकास अघाड़ी ने ऐसी तैसी बीजेपी की कर दी है, तो बीजेपी इस वजह से थोड़ा सा बिलबिला रही है, जिसे कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बिलबिलाहट है, आप कह सकते हैं बेचैन है या घबराई हुई है। सुधीर साहब, आप तो मुंबई में ही हैं साहब, तीर्थ यात्रा से थोड़ी दूर पर हैं आप, और आप तो सबसे मिल रहे हैं, आप बीजेपी वालों से भी मिल रहे हैं, शिवसेना ओरिजिनल से भी मिल रहे हैं, शिवसेना जो नकली है उससे भी मिल रहे हैं, असली नकली दोनों से, आप अजीत पवार के खेमे से भी मिल रहे हैं और शरद पवार से भी मिल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं
क्या ये बात सही है कि राहुल गांधी 13 और 14 जुलाई को जो उनका टेंटेटिव प्रोग्राम है, जब इस तीर्थ यात्रा में जाएंगे, तो क्या बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा? लेट मी बी वेरी फ्रैंक, हम बजाय यात्रा के या पीछे क्या हो रहा है पर्दे के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सुधीर भाई बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं? दीपक जी, इसके दो तीन मायने हैं। इसके पॉलिटिकल भी मायने हैं और इसके रिलीजियस भी मायने हैं। हम पहले रिलीजियस मायने पे ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जैसा अपना पहला स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने अपना हिंदू धर्म को रीडिफाइन, यानी कि जो असली असली हिंदू धर्म है, जो डॉगमेटिक हिंदू धर्म है, उससे अलग परिभाषा की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म हमेशा अहिंसा, सत्य और उससे ऊपर चलने वाला है। वो कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करता, हिंसा कभी भी उसको लाइक नहीं होती। तो उसी, मुझे लगता है कि पंढरपुर की जो वारी है वो वैसी संप्रदाय से आती है, अहिंसा से। इस वारी में हर धर्म हो, पंथ हो, जाति हो, यहाँ पे कोई देखा नहीं जाता। विठल के यहाँ जैसे अशोक बाबू ने कहा कि हर एक कोई आदमी जा सकता है वहां पे, गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है, पॉलिटिशियन भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तो वहां तो एक मेल्टिंग स्पॉट है। जैसे आपको याद होगा, जैसे अशोक बाबू ने कहा कि 12वीं शतक में ये शुरू हुआ। ये कैसे शुरू हुआ? ये भक्ति जो डिवोशन है, बिल्कुल बताया, वारी शुरू हुआ। सुधीर भाई, बिल्कुल हमने यात्रा डिस्कस करी, तीर्थ यात्रा हमने बिल्कुल डिस्कस करी, समझ ली। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या वाकई अच्छा नहीं लग रहा है ये बयानबाजी? मैं उसके ऊपर ही आना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड दीपक भाई, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि राहुल गांधी की कोई भी एक्ट बीजेपी को अच्छा लगेगा? राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी बड़ा आदमी कहा, तो भी उनको गलत लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने संघ को अच्छा कहा तो भी बीजेपी को तकलीफ होगी। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम अगर एक व्यक्ति जिसको आप एंटी हिंदू कहते हैं, वो अगर विठल भगवान के दर्शन करने जा रहा है, उनके आगे नतमस्तक हो रहा है, झुक रहा है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए कि चलो भैया, सुबह के भूले शाम को लौट गए, है ना? दीपक भाई, यहाँ पर भी आपत्ति है। दीपक भाई, आपको याद होगा, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। लोग उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा करते थे, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन कहा करते थे। अभी राहुल गांधी 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे, वो भी ऐतराज है। तो राहुल गांधी ने करे क्या? जैसे एक कथा हर सिलेबस में रहती थी, जो बूढ़ा आदमी और बच्चे की, तो वो घोड़े पे बैठने नहीं देते और क्या पैदल भी नहीं चलने देते। ऐसी अवस्था राहुल गांधी कर रहे। मुझे लगता है कि लोग भी सुधर गए हैं, लोगों को भी समझ आता है। जैसे शंकराचार्य जी का बयान है, वो बिल्कुल सही बयान है, क्योंकि राहुल गांधी जो अलग तरह के धर्म देखते हैं, अलग तरीके अहिंसा, जैसे महात्मा गांधी ने देखी थी, वो अहिंसा देखते हैं। महाराष्ट्र में बिलबिलन का मेन रीजन दीपक भाई ये है कि लोकसभा के इलेक्शन में सबसे ज्यादा लोकसभा के जो कैंडिडेट चुन के हैं वो कांग्रेस के आए। भारतीय जनता पार्टी के 23 कैंडिडेट थे, लोकसभा के 23 एमपी थे, वो संसद 23 से गिर के 9 चले गए। और कांग्रेस का एक ही आदमी था 2019 में, एक से वो चला गया 13 पे ऊपर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वही बिलबिलापट है कि राहुल गांधी आएंगे तो जो कांग्रेस ऑलरेडी मजबूत हो रही है, महाराष्ट्र में मजबूत हो चुकी है, तो उसके और ज्यादा भक्ति संप्रदाय के लोग भी कंसोलिडेट हो जाएगा। तो उसकी वजह से उनके मन में एक डर पैदा सा हो गया। वो डर की वजह से शरद पवार को मौलाना कहना, राहुल गांधी को मेरे ख्याल से अपशब्द कहना, ये चीजें हो रही है। ये सभी चीजें मेरे ख्याल से आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जैसे हम कहते हैं, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी से आ रही है। बिल्कुल एक बड़ी बात आपने कही कि भाजपा की जो असुरक्षा है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो मिर्चा लग रही है, जो विरोध कर नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो और कहीं एक माहौल बने महाविकास अघाड़ी का। टाइगर, थोड़ा सा भगवान विठल और इस तीर्थ यात्रा से परे हटके अगर हम रियल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र की आए, जमीनी, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र में लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी की हालत अभी भी अच्छी नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस, मोदी, शाह जो हार करारा झटका मिला लोकसभा में, उसके बाद से उभर नहीं पाई? और क्या बीजेपी को लगता है कि लोकसभा जैसी शिकस्त विधानसभा में भी मिल सकती? बीजेपी इज नॉट वेल इन महाराष्ट्र। टाइगर, देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव 4 जून को आ गए, ठीक है।
हम जुलाई में हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की हालत सुधर जाएगी? क्या हुआ? ओके, बीजेपी की हालत तो और नीचे गिर गई है, क्योंकि बीजेपी अभी तक समझ नहीं पा रही है। देखिए दीपक भाई, हमारे समाज, किसी भी समाज, गलती को स्वीकारते हैं लोग। यदि आपने गलती मान ली तो लोग माफ करते हैं। टू फॉरगिव डिवाइन एक लोगों के पास है ही। टू ह्यूमन इज टू एरर। इंसान गलती करता है और माफ करना है भगवान का काम। तो जनता जनार्दन, आपने गलती मानी तो आपके प्रति और ज्यादा ये हो जाती है, उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, अरे गलती हर एक से होती है, इससे भी हो गई, माफी मांग रहा है। लेकिन आज भी वो अरोगेंस उसी टोन पे है। आज भी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आपने गलत प्रचार किया इसलिए हम हार रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी। कौन सा गलत प्रचार किया? संविधान का। और इतना मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं कि पहले 3 फेज में तो आपने कर दिया, आखिरी 2 फेज में हमने रिकवर कर दिया। अरे टोटल 9 सीटें आई तुम्हारी, आखिरी 2 फेज में क्या रिकवर कर दिया? एक नाथ खड़से को धन्यवाद दो, 2 सीटें वहां से लाया, वो उत्तर महाराष्ट्र से, 1-2 सीटें इधर उधर मिली आपको। जी, कौन सी सीटें आपकी है? प्रधानमंत्री ने 17 जगह रैली ली, 14 जगह हारे हैं। कौन सा ब्रांड चला? देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से 1 सीट आई है, वो भी गडकरी की, बाकी सुपड़ा साफ है। मुझे बताइए कौन चला? ना मोदी चला, ना देवेंद्र फडणवीस चला। क्यों ऐसा अमित हुआ? शाह, अमित शाह, अमित शाह तो गायब ही हो गए। अमित शाह कहां है? अमित शाह तो खत्म हो गए। महाराष्ट्र में अमित शाह का कौन सा वजूद है? अरे जो साहब 9 चाणक्य सीटें क्या आई, बात बोल रहे हैं आप? अरे These are जुगाड़ू है। master strategists, sir. आप बार बार शर्मा जी उनको ना चाणक्य कह के चाणक्य का अपमान मत करिए। चाणक्य ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग करके सरकारी नहीं गिराई थी। मैंने आपको भी कहा था, ईडी सरकार में दम हो तो सिर्फ मेरे पास 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का चार्ज दे दे। मोदी जी की पूरी कैबिनेट मेरे घर के सामने खड़ी करवा दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या है पॉलिटिकल मूव? क्या था मुझे बताइए। शिवसेना और शरद पवार की पार्टी तोड़ने का खामियाजा है ये, इसको पॉलिटिकल मूव करते हैं आप? मतलब आपका इसको मतलब क्या है चाणक्य political में move भी अब कहते हैं? दम नहीं है, अमित शाह में दम अरे नहीं है। चाणक्य वो कभी था ही नहीं, जुगाड़ू था, उसको आपने चाणक्य बनाया। आप लोगों ने, गोदी मीडिया ने चाणक्य बोल दिया, आपने बोल दिया। ही वॉज अ जुगाड़ू मैन। एजेंसी का उपयोग करके खेल साहब करते मैंने हैं। क्या टाइगर, मैंने कहा बोला? दिल्ली में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि कलयुग का चाणक्य, अमित शाह की फोटो लगी है। अरे भैया, कलयुग का चाणक्य तो कुछ लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप तो देखते हैं। सुधीर भाऊ भी वहां बैठे मुंबई में, बड़े बड़े पोस्टर लगे एक नाथ शिंदे और अरे इनके, साहब जब लेकिन वो तो नाम चाणक्य वास्तविकता रख दिया तो बताते फिर हैं। बोलना पड़ेगा ना साहब। अरे भाई साहब, कल मुझे आपने टाइगर बोला और मैं मिनमिनाने लगा तो लोग आपको भी बुरा भला बुरा कहेंगे और मुझे भी गालियां देंगे। हमें कोई साइज को देख के नहीं बोलते, हम जो सत्यता है उसको टंके की चोट पे सामने रखते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में ये हो रहा है। महाराष्ट्र इनके हाथ से गया। अब सवाल यह है कि कितना अपमान जो आपका 9 सीटों पे हुआ, वो कम से कम विधानसभा में कुछ इज्जत से हारे। सवाल है आप कितने, हार आपकी सम्मानजनक है कि नहीं है? हारना तो तय है, इसमें बारे में कोई दो मत नहीं। इट इज रिटन ऑन द वॉल। द डिफीट फॉर द यूटी और एनडीए इज रिटन ऑन द वॉल। कितना बुरी तरह से हारना या एक सम्मानजनक हार हो, इस पे अब कंपटीशन हो रही है। ओके, मैं क्या सुधीर जी महाराष्ट्र को आप इतने वर्षों से देख रहे हैं, मुंबई में आप स्थापित हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, रोज आप मंत्रालय जाते हैं, रोज आप पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं। क्या जो टाइगर बता रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं कि बीजेपी का हारना तय है? ये अब होगा कि बीजेपी बुरी तरह हारती है या थोड़ा हार जो है वो कहीं ना कहीं सम्मान बचा लेती है कुछ नेताओं का? क्या बीजेपी पूरी तरह से उलझ गई है महाराष्ट्र में और विधानसभा के चुनाव बहुत भारी पड़ेंगे बीजेपी? देखो दीपक जी, जिस तरह से अशोक बाबू ने कहा कि महाराष्ट्र के जो कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, जो असली वजह है हारने की, उसके बजाय वो फेक नैरेटिव को ब्लेम कर रहे हैं। वो पत्रकारों को ब्लेम कर रहे हैं, वो टीवी चैनल को ब्लेम कर रहे हैं, मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, जख्म कहाँ पे हुई है और तुम मलम पट्टी कहाँ लगा रहे हो? तो तुम्हारी जख्म अच्छी कैसे होगी? ठीक है, तो जख्म को जहाँ पे, वहां पे तुम्हारी मलम पट्टी होनी चाहिए, वहां तो पे जख्म कहाँ तुम्हारा है तो बता एनालिसिस होना। दीजिए।
हाँ, सुधीर भाई, जख्म कहाँ लगा ये तो बता दीजिए फिर आप। वही रीजन है ना, जख्म जहां पे, वही आदमी बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। उन्होंने तो ऑलरेडी रिजाइन दिया है, बोलते कि मुझे डिप्टी सीएम नहीं रहना है, मुझे गवर्नमेंट में नहीं रहना। अभी जो महाराष्ट्र का जो फेस है बीजेपी का, वो कह रहा है कि मुझे सरकार में नहीं रहना। अभी बच्चे लोग जिसके वजह से देवेंद्र फडणवीस के साथ आए थे, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, वो तो लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक मुझे मिनट लगता सुधीर है भाई, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, मैंने बीच में टोका, माफी। क्या शिंदे और फडणवीस, क्या, क्योंकि आपने कहा कि फडणवीस रहना नहीं चाहते मुंबई में, फडणवीस इस कुर्सी को प्रणाम करना चाहते हैं, वो इस कुर्सी को छोड़ना चाहते हैं डिप्टी सीएम का। तो अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी फडणवीस छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? और अगर वो सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो शिंदे और फडणवीस के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है आपके महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने के बाद में जिस तरीके से वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की कुछ कद्दावर लीडर को लेके, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनको मिलते थे, बातचीत करते, कोई भी मसला सुलझाते थे दिल्ली जाकर। लेकिन अभी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को नहीं पूछ रहा है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, आप साथ में आएंगे क्या। वो खुद अपनी सूटकेस निकालते हैं, सूटकेस में लैपटॉप डालते हैं और निकलते हैं और अमित शाह को प्रेजेंटेशन देते हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन पर बात रुक नहीं रही है। मेरे जो जानकारी के हिसाब से उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा को प्रेजेंटेशन दिया, वहां पे कहा कि मुझे सीएम का फेस प्रेजेंट करो, मुझे प्रोजेक्ट करो, जो भी कुछ खर्चा लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि इतना शिंदे जो माइक देवेंद्र फडणवीस के लिए पूछते थे, मैं माइक लू क्या, मैं ये पढ़ू क्या, मैं ये बहुत बात बराबर सही है क्या, जो पूछने वाला इंसान अभी देवेंद्र फडणवीस को पूछ भी नहीं रहा है, देवेंद्र वो अकेला निकल रहा है। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हो सही है कि उनमें बहुत बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है। और एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कहीं दूर आगे निकल चुके। देवेंद्र फडणवीस का जब बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, उनका फेस देखेंगे, उसके बहुत पता चल चुका है क्योंकि उनका महाराष्ट्र में राजनीति में कद जो है वो बहुत कम हो चुका है। वो दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले भी उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। तो उसी वजह से या ना वहां वैसी कैश सिचुएशन मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की हो चुकी होगी। बड़ी मुश्किल में टाइगर, ये सुधीर जी कह रहे हैं और उनकी बात पर मुझे 100% मैं यकीन भी कर रहा हूं। इनका कहना है कि जो रिश्ते पहले थे फडणवीस और शिंदे में, वो बिल्कुल पलट चुके हैं, उलट चुके हैं, एक दूसरे को अब लोग देख नहीं रहे। क्या ये जो डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यानी शिंदे और फडणवीस के बीच में जो तलवारें खिंची हैं, क्या ये बेड़ा गर्क करने जा रही हैं एनडीए का महाराष्ट्र में 3 महीने बाद? देखिए, बेड़ा गर्क तो तब भी होता जब ये साथ में रहते, लेकिन शिंदे का बिहेवियर ऐसा क्यों? एक मिनट बेड़ा तो साथ रहते तो भी, साथ होते हुए भी तो आप कितने पे आ गए? बीजेपी को सिंगल जीत पे ले आए ना, साथ ही थे ना सब। अब आगे सुनिए, मैं सुधीर भाई की इसमें ऐड करता हूं। एकनाथ शिंदे का दिल इतना बड़ा कैसा खुल गया, एकदम शेर कैसा बन गया? क्योंकि पहले एकनाथ शिंदे सिर्फ बीजेपी के भरोसे मुख्यमंत्री था। अब एकनाथ शिंदे को यह भी लगता है कि प्रधानमंत्री भी मेरे भरोसे है, साथ मेरे भी सांसद है, साथ मेरे भी सांसद है। फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी के बाद सांसद में, एनडीए गठबंधन में। पहली बीजेपी है, दूसरी टीडीपी है, तीसरी टीडीपी है, फिर जनता दल जेडीयू है, उसके बाद एकनाथ शिंदे है, और फिर पासवान का कुनबा है। तो चौथी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। आप भी मेरे भरोसे हो, मैं आपके भरोसे हूं। तो और वो शिवसेना का निकला हुआ आदमी है। शिवसेना का आदमी बार्गेन जानता है कैसा करना है, वो हार्ड बार्गेनर होते हैं। तो ये एक फर्क दिखता है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस को ये पता है, क्योंकि सारी चीजें हम कई बार देख चुके हैं कि दिल्ली में संगठन और सत्ता दोनों वर्तमान अमित शाह के पास है। अमित शाह होते हुए यदि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ गए तो महिला बाल विकास मंत्रालय मिलेगा और कोई मंत्रालय नहीं मिलेगा, यह तय है। इनने जो इस्तीफा दिया ये इनको बोला गया, उसका कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा झटके जो लगे बीजेपी को वो महाराष्ट्र और यूपी में लगे। यूपी में उनका टारगेट
योगी आदित्यनाथ था। तो योगी आदित्यनाथ पे प्रेशर करने के लिए पहला इस्तीफा आया देवेंद्र फडणवीस से। ओके ओके, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, और वही अपेक्षा योगी से थी कि तुम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। योगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। योगी ने उल्टा सालू मार दिया। जिसने टिकट बांटे, जिसने प्रचार की सारी डिजाइन किया, जिसने पूरा चुनाव लड़ा, वो करे। मेरे तो कुछ भी पता नहीं था, मेरे तो एक आदमी को टिकट नहीं दिया आपने। बड़ी ये बात बात आपने बड़ी बात टाइगर आपने कुल कही। मिलाकर यदि विधान परिषद के अब भी जो चुनाव हो रहे 11 सीटों के लिए 12 नाम आए, सुधीर भाई यदि मैं सही हूं तो उसमें जो 5 नाम कांग्रेस बीजेपी के हैं, वो पांचों के पांचों सीधे फडणवीस के आदमी, सीधे फडणवीस के आदमी है। इसका मायने यह है कि फडणवीस को ही बोला गया कि तुम वही देखो। यदि फडणवीस को यही बोला गया तो इसलिए इस्तीफा दिया था, ले लेना चाहिए था। लेकिन फडणवीस का इस्तीफा होता तो फिर अमित शाह को भी इस्तीफा देना होता, फिर मोदी को भी इस्तीफा देना होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है। तो कुल मिलाकर ये खेल ऐसा हो रहा है। तो अब देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ये है कि वो कितनी सीटें लोकसभा में लड़ेगा। अभी दादा 80 सीटें मांग रहा है, एकनाथ शिंदे 80 से, एकनाथ शिंदे 80 से ज्यादा मांगेगा, तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? अभी तो एनडीए गठबंधन चुनाव तक कितना रहता है ये भी देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि एनडीए जो है चरमराई हुए, ढांचा चरमराया हुआ है, और ये लड़ाई अभी और फडणवीस और शिंदे के बीच में बढ़नी है। शिंदे अपने को तीसमार खान समझ रहे हैं क्योंकि वो 7 सीटें जीत के लाए हैं, और फडणवीस जो हैं उनकी हालत वाकई इतनी खराब है कि कोई पूछना ना दिल्ली उनको पूछ रहा है ना मुंबई पूछ रहा है। एक लाइन का जवाब चाहूंगा मैं आपसे सुधीर भाई। क्या अगर मान ली, जैसा कि आप दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में लुटिया डूब गई, बीजेपी की नाव पलट गई जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो क्या एक बहुत बड़ा झटका होगा ये मोदी सरकार के लिए? अगर यहाँ सरकार बदलती है, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की सरकार बनती, तो क्या आपको लगता है इट विल बी द बिगेस्ट ब्लो ऑन मोदी गवर्नमेंट? 1-2 लाइन में जवाब दे दीजिए। Deepak, it will not be only biggest blow, but it will be the biggest, heart-hitting nail in the coffin also. Oh, I will say. I will say. Of the central government. Okay. Of the central government ना सुधीर भाई, सारी पिक्चर, स्टेट में भी और सेंटर में भी सारी पिक्चर आप दोनों ने एकदम क्लियर कर दी है। जो हमारे साथ दिल्ली के टाइगर और मुंबई के लायन बैठे हैं, इनका ये कहना है दोस्तों, मैं 3 लाइन में समझा रहा हूं। राहुल गांधी का तीर्थ यात्रा में शामिल होना इसलिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत वीक है, और उनको लगता है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी अगर शामिल होंगे एक माहौल बनेगा, और हो सकता है बीजेपी और बुरी तरह चुनाव हारे। और फडणवीस की स्थिति इतनी खराब है कि उनको यही नहीं पता है कि वो हाशिए पर हैं, सुर्खियों में हैं, या फिर सीन से एकदम बाहर हैं, क्योंकि ना मुंबई पूछ रहा है ना दिल्ली पूछ रहा है। और एक बड़ी बात, लास्ट लाइन, कि क्यों मिर्चा लग रही है इस वक्त बीजेपी को राहुल गांधी की यात्रा से? मिर्चा इसलिए लग रही है, जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में जैसा लग रहा है बीजेपी हारी, तो मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। यानी सारा खेल मुंबई से दिल्ली तक पलट सकता है अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हो रहा है, मिर्चा लग रही है बीजेपी को। टाइगर आप आए, सुधीर भाई आप आए, खुलकर बातचीत हुई, अंदर की कहानियां आपने बताई, जो हम कहानियां देखते नहीं है गोदी मीडिया के दौर पे। और यही आप दोनों की, मैं कहूंगा, हिम्मत है, बहादुरी है कि आज के दौर में भीतर के सच को बाहर ला रहे हैं कैमरे पर। टाइगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मसरूफियत के बावजूद। सुधीर भाई, आप भी मुंबई से जुड़े, इतनी ज्यादा पानी बरस रहा है कि आप ऑफिस नहीं जा पा रहे, इतनी आपकी स्थिति है, उसके बावजूद भी इन हैवी रेन्स आप आए और इस प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ बताया, हमको जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। दोस्तों की तरफ से मैं शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर।